हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र। और अभी तक इसमें टोटल 25 क्लासेस आ चुकी हैं, मतलब 25 क्लास अभी तक आ चुकी हैं। और मैंने कहा था इसमें 30 के आसपास क्लासेस आपकी रहेंगी। तो 5-6 क्लासेस जो भी और आनी है वो अब मैं जल्दी से पढ़ा करके आपको ये सब्जेक्ट आपका ख़त्म कर दूँगा। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 658 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके आगे हम लोग को करना है। और ये जो वीडियो होगा ये पर्यावरण का लास्ट वीडियो होगा। ओके, 3 टॉपिक थे, मैंने आपको बताया था। राष्ट्रीय गौरव जिसमें इतिहास था, मैंने पूरा पढ़ा दिया। पर्यावरण जिसमें भूगोल से संबंधित और प्रदूषण से संबंधित कुछ मतलब टॉपिक्स रहते हैं, वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये लास्ट वीडियो है पर्यावरण की। ओके, इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा मानवाधिकार। तो इसके बाद वाली जो क्लासेस हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए हम जल्दी से, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 30 क्वेश्चन होंगे, उसको कर लेते हैं। फिर हम लोग कल से पढ़ेंगे मानवाधिकार। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक और चैनल है ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर। तो वहाँ पर मानवाधिकार की 2 क्लासेस आ चुकी हैं। वहाँ मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन करा रहा हूँ। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हैं। ओके, जो कि आपकी गाइड में दिए हैं, अवर सीरीज़ में दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन। और वहाँ मैंने मास्टर क्लास ली है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो सारे क्वेश्चन। तो आप हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर पे जा करके उन दोनों क्लासेस को देख लीजिए, मानवाधिकार से संबंधित हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि 659 नंबर का क्वेश्चन, 658 तक हम लोगों ने कर लिए थे। क्वेश्चन है, जीवमंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक हुआ है? जीवमंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन ए हाथी संरक्षण परियोजना द्वारा, ऑप्शन बी बाघ परियोजना द्वारा, ऑप्शन सी मगर संरक्षण परियोजना द्वारा, मगर मतलब मगरमच्छ। ओके, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य द्वारा। तो भाई जो जीवमंडल का सर्वाधिक संरक्षण किसके द्वारा हुआ है, आप ही सोचिए। अगर हम इसकी बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, तो इसमें तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। ओके, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि डी में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ओके, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब देखिए यहाँ पर है 660 नंबर का क्वेश्चन, कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को अब क्या करती हैं, आप बताना है आपको। ऑप्शन ए लाभ पहुंचाती हैं, ऑप्शन बी ऑप्शन बी है लाभ और हानि दोनों, ऑप्शन सी हानि पहुंचाती हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्या करती हैं आप ही बताइए। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं हम फसलों में, तो हानि पहुंचाती हैं। ओके, पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। हालांकि कीड़े मर जाते हैं उससे, जो पेड़ पौधों में या फसलों में कीड़े लगते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जब हम उन अनाजों को खाते हैं तो हमें नुकसान भी पहुंचाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है। ऑप्शन सी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, जैविक घटक से संबंधित निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी संकल्पना 1842 में प्रस्तुत की? ऑप्शन ए है पी जिसबर्ट, ऑप्शन बी है लिंडमैन, ऑप्शन सी है टांसले, ऑप्शन डी है कोर मोंडी। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बी सही होगा, लिंडमैन। लिंडमैन आपका ऑप्शन सही होगा। ओके, फिर अगला प्रश्न है आपका 662 नंबर का, पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किसने किया है? प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग ने, औद्योगिकरण ने, फिर यहाँ पर है नगरीकरण ने, जनसंख्या वृद्धि ने। तो सभी लोग जानते हैं ऑप्शन बी इसमें सही होगा, औद्योगिकरण। इसने सबसे ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित किया है। यानी कि उद्योगों का लगना, कारखानों का लगना, इनसे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। अब इनसे एक प्रदूषण नहीं होता, कई प्रदूषण होता है। अब जैसे कहीं उद्योग लग गया तो उससे गैस निकलेंगी तमाम प्रकार के, तो वायु प्रदूषण होगा। कूड़ा करकट निकलेगा तो मृदा प्रदूषण होगा, मिट्टी खराब होगी। जल कचरा निकलेगा तो नदियों में जाएगा तो जल प्रदूषण होगा, मतलब। और शोर शराबा होगा तो ध्वनि प्रदूषण। मतलब आप समझ लीजिए कि औद्योगिकरण से हर प्रकार से प्रदूषण होता है। ओके, बाकी ये सब भी प्रदूषण के कारण हैं, ऐसा नहीं कि इन सारी चीज़ों से प्रदूषण नहीं होता, लेकिन जो मेन है सब इसमें क्या पूछा है, सर्वाधिक, ये चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, तो सर्वाधिक जो प्रदूषण होता है वो औद्योगिकरण से ही होता है। फिर है अगला प्रश्न, सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा प्रस्तुत की थी किसने?
सामाजिक विचार पारिस्थितिकी की विचारधारा प्रस्तुत की थी? यहाँ पर आपका ऑप्शन है A.R.D. मैकेंजी, B. कार्ल सावर, C. H.N. बैरोज और D. डिकन्सन। तो आप बताइए। सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति था वो था R.D. मैकेंजी। ऑप्शन है आपका सही होगा, R.D. मैकेंजी, याद रखिएगा। पर्यावरण को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 664 नंबर का है। पर्यावरण को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कोयला से, आणविक शक्ति से, पेट्रोलियम से, सूर्य से। तो भाई पर्यावरण को हमारी ऊर्जा जो प्राप्त होता है वो सूर्य से ही प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अजैविक घटक, ऑप्शन बी जैविक घटक, ऑप्शन सी जलवायु के तत्व, ऑप्शन डी सभी। तो भाई सभी घटक महत्वपूर्ण है। ओके, सभी घटक इनमें से महत्वपूर्ण है, चाहे अजैविक हो, चाहे जैविक हो, या जलवायु के तत्व हो। फिर है पर्यावरण की जागरूकता में नहीं आता है? राजनीतिक समस्या, प्राकृतिक प्रकोप, प्रदूषण, सांस्कृतिक समस्या। तो इसमें जो राजनीतिक समस्या है ये पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता, बाकी तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ थोड़ा सा। तो पर्यावरण की जागरूकता में राजनीतिक समस्या नहीं आती है। फिर है मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरक से दूर किया था? जो मृदा की क्षारीयता होती है उसको किस उर्वरक से दूर किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है ए यूरिया, बी पोटास और सी अमोनियम सल्फेट, डी जिप्सम। जल्दी बताइए। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसका सही आंसर देखने गया था क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा कि गलत है और इसमें आंसर दे रहा पोटास, जो कि बिल्कुल गलत होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा। मुझे डी ही लगा था लेकिन गलत था, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरक से दूर करते हैं? तो जिप्सम से दूर करते हैं। ओके, मेरा उद्देश्य रहता है कि आपके पास ज्ञान जाए और सही ज्ञान जाए। ओके, ऐसा नहीं कि किताबों में अगर कहीं गलत लिखा है तो मैं आपको गलत ही पढ़ा दूँ। इसलिए मैंने कहा पढ़िए जो भी आपके पास है, लेकिन ध्यान से पढ़िए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, प्राथमिक उच्च स्तरीय शिक्षा और फिर पाठ्यक्रमों द्वारा पर्यावरण शिक्षा। यानी कि आपको बताना है औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का क्या मतलब है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये सही होगा, बिल्कुल से, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा। ओके, ध्यान में रखना है इसको। फिर जो है अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। वायुमंडल में ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है उसका क्षरण निम्न के बढ़ने से होता है। ओके, वायुमंडल में ओजोन परत है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो उस ओजोन परत का क्षरण किसके बढ़ने से होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड के, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC से। ओके, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब किसके बढ़ने से ओजोन परत को नुकसान होता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वैसे नुकसान तो सारी गैसों से ही होता है, लेकिन जो सर्वाधिक नुकसान होता है वो क्लोरोफ्लोरो यानी CFC से होता है, जो कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इन सारी चीज़ों से निकलता है। ओके, वो गैस निकलती है CFC। तो जब उसका अधिक उत्सर्जन हो जाता है तो फिर वो परत को पतला कर देती है, उसको नुकसान पहुंचा देती है और पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आकर के तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। फिर यहाँ है भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? गेहूँ, मक्का, सनई, धान। बताइए। गेहूँ की अगर हमें, मान लीजिए गेहूँ है, उसकी हमें एक प्रकार से फसल में बढ़ोतरी करनी है। ओके, तो यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे? अब यहाँ पर तो उत्तर बता रहा है, चलिए ठीक है, इसको आप लगा लीजिए। वैसे यहाँ उत्तर गलत दे रहा है लेकिन मेरे ख्याल से सनई होगा। आप यहाँ पर सनई टिक कर लीजिए। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए सनई का उपयोग किया था। सनई मतलब जैसे सन वगैरह बनाया जाता है, शायद वही है, मुझे कंफर्म नहीं है क्वेश्चन। ओके,
क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए दलहन मतलब दाल वगैरह की जो फसलें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो सनई मुझे फसल समझ में नहीं आ रही, देखिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे सनई ऑप्शन सही होना चाहिए, बट यहाँ मैं देख रहा था दाल, तो इसमें दाल नहीं तो दाल अगर होता, दलहन जो फसलें होती हैं उसका अगर हम उपयोग करते हैं, उसको उगाते हैं, तो भूमि काफ़ी ज़्यादा उर्वर हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ सनई है, तो सनई पे आप टिक करेंगे। ओके, 670 नंबर का क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? सनई। अब यहाँ चूंकि दाल नहीं दिया तो आप सनई को ही लगाएंगे। देखिए, कभी कभी मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ और मुंह से कुछ और निकल जाता है। ओके, मतलब क्योंकि हमारे पास यहाँ 2-3 किताबें भी रखी हुई हैं ताकि सही चीज़ आपको मिल सके, तो इसलिए हो सकता है कि ऑप्शन यहाँ से मैं देखूँ और क्वेश्चन बुक से देखूँ तो गलत हो जाता है, कभी कभी मुख से कुछ दूसरा निकल जाता है। ओके, कोई दूसरा क्वेश्चन, तो उसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपका, भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील। अब यहाँ देखिए, इसने फ्रेश वाटर लिखा है, सीधे सीधे हिंदी में नहीं लिख दिया कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है, उसने थोड़ा सा आपको उलझाया है। तो ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी सांभर, ऑप्शन डी लोकटक। तो यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर में है बुलर झील, ये मीठे पानी की यानी फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी, ओके, ताज़ा पानी कह लीजिए या फिर मीठा पानी कह लीजिए, आप फ्रेश वाटर कह लीजिए, कुछ भी कहिए, तो बुलर झील है। ओके, ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर यहाँ पर है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? ए अंडा से, बी प्याज से, सी आलू से, डी टमाटर से। तो यहाँ पर आलू सही होगा। ओके, गोल क्रांति जो है आलू से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी हेस्को, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? हेस्को, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन है? ए सुनीता नारायण, बी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, सी राजेंद्र सिंह, डी प्रोफेसर दीनबंधु साहू। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए सही होगा, सुनीता नारायण। ओके, नीली क्रांति तो आप लोग नाम सुनते आ रहे होंगे बचपन से ही, किससे संबंधित है? अंडे से, जूट से, कपास से, मछली से। तो मछली से यानी मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 22 अप्रैल, 5 जून, 2 दिसंबर। तो इसको ध्यान से देखना, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। ओके, देखिए, अगर आप 5 जून मान रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। हमने ये नहीं पूछा विश्व पर्यावरण दिवस, यहाँ लिखा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ओके, तो ऐसी गलती आप परीक्षा में मत करना, ध्यान से पढ़ना कि विश्व पर्यावरण दिवस पूछा है तो 5 जून, अगर पूछा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस तो 26 नवंबर। ओके, अब है जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग किस देश के निवासी हैं? एक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थनबर्ग, वो किस देश के निवासी हैं? फ्रांस, स्वीडन, ब्राज़ील, जर्मनी। फ्रांस, स्वीडन, ब्राज़ील, जर्मनी। बताइए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है सही होगा, स्वीडन। ओके, फिर यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 26 नवंबर, 1 नवंबर, 2 दिसंबर। ओके, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। देखिए, प्रदूषण से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं, अगर आपको कहीं स्रोत मिल जाता है तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। ओके, पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी डी सही होगा, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। अब यहाँ एक प्रश्न है आपका, स्मॉग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, स्मॉग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के डॉक्टर हेनरी एंटोनी ने किया था।
स्मॉग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के डॉक्टर हेनरी एंटोनी ने किया था। कब किया था ये आपको बताना, 1915, 1925, 1905, 1935। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ओके, 1905 में स्मॉग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के डॉक्टर हेनरी एंटोनी ने किया था। अब इससे आपसे उल्टा भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे ये दे दे कि स्मॉग शब्द का प्रयोग 1905 में किसने किया था, तो डॉक्टर हेनरी एंटोनी ने। वो प्रश्न आपसे उल्टा सीधा पूछ सकता है। ओके, फिर यहाँ पर प्रश्न है, पर्यावरण जीवित तथा अजीवित के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र, पादप भूगोल, पादप सामाजिकी, पारिस्थितिकी। तो ये मैंने आपको अपने दूसरे वाले चैनल पे पढ़ाया है। जब वहाँ मैंने आपको पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था ओके, कि जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, वो होता है पारिस्थितिकी, क्योंकि ये अध्ययन का क्षेत्र है। ओके, तो पर्यावरण जीवित अजीवित का मतलब यहाँ पर है जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक, अजैविक घटक और पर्यावरण के मध्य जो अंतर क्रिया होता है उसका अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं, तो पारिस्थितिकी में करते हैं। ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ऑप्शन डी सही होगा। फिर यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गेहूं की फसल में कौन सा फफूंदी रोग पाया जाता है? ओके, फफूंदी रोग कौन सा पाया जाता है गेहूं की फसल में? ए गुच्छा, बी रस्ट, सी उकटा, डी झुलसा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन हो सकता है, अगर कहीं आप साइंस पढ़े हो तो पढ़ा होगा अपने बायो में, रस्ट रोग होता है। ओके, गेहूं में लग जाता है फफूंद, ये फफूंदी रोग है। ऑप्शन बी सही होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप जानते होंगे। आपका ये जो पर्यावरण का टॉपिक है ख़त्म होने वाला है। ओके, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद कल से हम मानवाधिकार पढ़ाएंगे। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? अनुसंधान, पर्यावरण, कृषि विज्ञान। अब कौन नहीं जानता है इसको, जब उसमें पहले ही कह दिया पर्यावरण पुरस्कार है तो पर्यावरण के क्षेत्र में ही दिया जाएगा। ऑप्शन भी सही होगा। ओके, लास्ट प्रश्न आप कह सकते हैं आज का है, और मेरे ख्याल से लास्ट ही है। देख लेते हैं एक बार, या फिर इसमें अभी कुछ प्रश्न हो सकता है कि हो। ओके, अगर होगा तो मैं ज़रूर कराऊंगा, शायद हैं, अभी शायद प्रश्न हैं। ओके, 3-4 प्रश्न और हैं। यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? ए ओस्लो में। ओस्लो कहाँ है? ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे एक देश है। ओके, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। टोक्यो, संघाई, न्यूयॉर्क कहाँ पर है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा यहाँ पर ए, नॉर्वे में है, यानी कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, तो वहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र। और मेरे ख्याल से मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉर्वे में सबसे पहले अम्लीय वर्षा भी हुई थी। पिछला क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा, मुझे कंफर्म नहीं है बट शायद पढ़ाया था। ऐसा कोई क्वेश्चन आया था नॉर्वे और अम्लीय वर्षा से संबंधित था। देखिए वो सारे प्रश्न जो हैं मेरे ख्याल से मैंने नोट नहीं किया, छूट गए हैं। ओके, तो थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लीजिए, मैं आपको ये सारे प्रश्न बोल बोल के लिखा देता हूँ। ओके, सीधे आंसर बताऊँगा। ओके, जैसे पहला यहाँ पर एक 3-4 क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी लोग जानते हैं, एक रोग होता है घेंघा। ओके, घेंघा रोग होता है। तो मैं आपको चारों ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, सीधे आंसर बता रहा हूँ, सुन लीजिए ताकि आपके सारे जो टॉपिक हैं, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, पहला प्रश्न, उत्तर भी मैंने दे दिया। फिर यहाँ पर पूछा है, गरीबों की इमारती लकड़ी किसे कहते हैं? गरीबों की इमारती लकड़ी तो बांस को कहते हैं। ओके, क्योंकि गरीब लोग अक्सर बांसों से ही अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं, तो बांस बहुत ज़्यादा उनकी मदद करता है, इसलिए गरीबों की इमारती लकड़ी बांस को कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देवदार, साल, सागौन दिया है, लेकिन आपको टिक करना है बांस पर। ओके, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एड्स किस लिखा है? एड्स का कारक जीव है। ओके, यानी एड्स किसके कारण होता है? जो एड्स रोग है, आपने सुना होगा एड्स रोग, तो ये किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो यहाँ पर विषाणु यानी वायरस, वायरस के कारण एड्स होता है। ओके, तो ये भी हो गया, 3 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस
फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा 22 मई। ओके, 22 मई को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, विश्व वन दिवस 22 मई। ओके, फिर यहाँ पर एक आपका जो यहाँ पर एक और प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे मैं मिलान करके बता देता हूँ। ओके, समझ लीजिए, आप लिख लीजिए। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल सही। श्वेत क्रांति, जो सफ़ेद क्रांति दूध से संबंधित है। ओके, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मैंने अभी आपको बताया मछली से यानी मत्स्य से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। ओके, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। तो ये आपका पूरा जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। एक और प्रश्न यहाँ पर रह गया, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय, लिख लीजिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, तो ये स्थित है नागपुर में, महाराष्ट्र में। ओके, तो ये जो आपका पर्यावरण का टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। 3-4 प्रश्न छोटे थे जो मैंने आपको बोल बोल के करा दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।